ओके, तो पिछली बार हमने कुछ तंत्र दोष किए थे, विरुद्ध किया था, असंगतार्थ किया था, असुखारोही पद किया था। ये सब तंत्र को डिफेम करने वाले या तंत्र को नॉन पॉपुलर अनपॉपुलर बनाने वाले चीजें हैं। तो लास्ट टाइम हम पुनरुक्त पे रुके थे। पुनरुक्त का मतलब किसी चीज को बार बार बताना। तो आइडियल ग्रंथ में एक बार जो चीज डिटेल में वर्णन की गई है उसको फिर से रिपीट नहीं करते। जैसे रसों को या दोषों को तत्राद्या, त्रयस्तिक्तादया ये नाम दिया गया है। तो पुनरुक्त दोष में अगर किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसको पुनरुक्त दोष कहा जाता है। अगर रेफरेंस कहीं वापस आ जाए या कहीं वापस वर्णन करना पड़े तो पासिंग रेफरेंस दे देते हैं अच्छे ग्रंथ में। पासिंग रेफरेंस मतलब सिर्फ मेंशन करके छोड़ देते हैं, हर कंसेप्ट को हर बार नहीं मेंशन करते। जैसे मैंने कल रस का एग्जांपल दिया था, तत्राद्या मारुतम गंति, तो तत्राद्या मतलब मधुराम लवण, तिक्तादया मतलब तिक्त कटु कषाय। लेकिन जहां पर सीक्वेंस बदल जाता है वहां पर उन्होंने पूरा मेंशन किया है, कषाय तिक्त कटुरा मित्तम। अब आगे वाले दोष पे चलते हैं। निष्प्रमाणकम मतलब जिसमें कोई प्रमाण नहीं हो। व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण इज रेफरेंस, प्रमाण इज एक्सप्लेनेशन और प्रमाण इज प्रूफ। प्रमाण मतलब प्रूफ। A base is an important part in any treatise on which it rests. Ashtanga mentions Aptopdesha as a base. Darshan Shastras have logic as a base. Treatment has Pancha Mahabhut as a base. सुश्रुत ने कहा है भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते, जिसका मतलब अगर आपको पंचमहाभूत, उसके गुण, उसके कर्म, उसके द्रव्य पता है तो आपको चिकित्सा करने के लिए दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं। तो बेस क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना बेस के आप शास्त्र को फ्लावर नहीं कर सकते, मतलब डिटेल नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपने एटॉमिक थियरी ले ली। एटॉमिक थियरी जो है उसका बेस क्या है? उसका बेस है एटम। सब एटॉमिक थियरी ले ली तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये प्रोटॉन्स, क्या ये न्यूट्रॉन्स किसी ने देखे हैं? नहीं देखे। ये सब चीज मतलब वायरस में इतने सारे एटम्स रहते हैं लेकिन वो वायरस भी बेचारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटे से डॉट के जैसा दिखता है। तो एटम को तो देखने का सवाल ही नहीं, लेकिन उस पे पूरी पूरी थियरी बनी हुई है क्योंकि उसमें प्रूफ जो है या रेफरेंस जो है या कंसेप्ट जो है वो एटम पकड़ा गया है। तो जब तक किसी चीज को एटम, किसी चीज को एज अ कंसेप्ट पकड़ेंगे नहीं, किसी चीज को एज अ प्रमाण पकड़ेंगे नहीं, तब तक आप उस शास्त्र को डिटेल नहीं कर सकते, उस शास्त्र का एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते। ये जो चीज जो पकड़ी जाती है दैट मे बी थियोरेटिकल, दैट मे बी प्रैक्टिकल, बट इट इज नेवर फिजिकल। इट इज नेवर फिजिकल। किसी न किसी चीज को आपने पकड़ा। जैसे सृष्टि उत्पत्ति, तो सृष्टि उत्पत्ति में आपने प्रकृति और पुरुष, इसको बेस पकड़ा है, इसको बेस पकड़ा है। तो जब तक बेस नहीं पकड़ते आप किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिटेल नहीं कर सकते, रेफर नहीं कर सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ना आपने सृष्टि प्रकृति देखी है, ना आपने पुरुष देखा है। हम तो स्थूल प्रकृति देखते हैं, मतलब जो आंखों से दिखे। लेकिन इस स्थूल स्थूल प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ बेस होना चाहिए। तो जैसे आयुर्वेद में पंचमहाभूत को बेस पकड़ लिया, त्रिदोष भी पंचमहाभूतिक होते हैं, त्रिगुण भी पंचमहाभूतिक होता है, मन भी पंचमहाभूतिक होता है, शरीर भी पंचमहाभूतिक होता है और रोग भी पंचमहाभूत के ऊपर नीचे होने से या कम ज्यादा होने से होते हैं। सिमिलरली
जब कम ज्यादा होने वाले रोग जो हैं, अगर किसी रोग में जैसे कार्श है, कृशता, तो कृशता में अगर पृथ्वी महाभूत कम हो गया है, तो आप ऐसे द्रव्य दे दो जो ब्रूहण है, पार्थिव और आप्य रस वाले। तो जो ब्रूहण द्रव्य आप दे देंगे तो जो कम हुआ हुआ पृथ्वी महाभूत है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी न किसी चीज को बेस मानना जरूरी है। दर्शन शास्त्र में उन्होंने क्या बेस माना है? लॉजिक। लॉजिक मतलब वी कैन डिड्यूस समथिंग फ्रॉम दिस, और वी कैन थिंक अबाउट, वी कैन जीरो डाउन टू समथिंग। तो ये लॉजिक को बेस माना है। अष्टांग संग्रहकार ने क्या लिखा है? अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है, ये जो पूरा ग्रंथ में लिख रहा हूं ये आप्तोपदेश बेस्ड है। मतलब मुझे किसी ने बताया, जो मुझे समझा, जो मुझे ठीक लगा, तो उस पे मैं लिख रहा हूँ। अब नॉवेल्स वगैरह का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो साइंटिफिक ग्रंथ होते हैं, जो साइंटिफिक ग्रंथ होते हैं, अगर आपने कोई साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसके पीछे एक बड़ा सा रेफरेंस का सेक्शन होता है। बड़ा सा रेफरेंस का सेक्शन होता है। आप नेट पे जाइए, कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल या कोई भी जर्नल वाला आर्टिकल देखिए, और उस जर्नल वाले आर्टिकल में बड़ा सा रेफरेंस का बेस होता है कि ये चीज मैंने यहाँ से ली, ये चीज मैंने यहाँ से ली। तो निष्प्रमाणकम मतलब जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है, जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, या जिसमें कोई कंसेप्ट का डिटेल मेंशन नहीं किया हो। आपने बस फर्जी फर्जी ऊपर ऊपर सब डिस्क्राइब कर लिया जो आपके ही मन के विचार हैं। निष्प्रमाणकम इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड, पीयर मतलब जैसे मैं अगर कोई बाल रोग का आर्टिकल लिखता हूँ, तो मेरा जर्नल उसको छापने के पहले 10 बाल रोग के डॉक्टर्स को भेजेगा। अगर उनको कोई क्वेरी नहीं आए तब वो छापेगा। अगर उनको कोई क्वेरी आई तो क्वेरी मेरे पास वापस भेज देगा और बोलेगा पहले इन क्वेरी को सॉर्ट आउट कर दो। अगर मैंने सॉर्ट आउट कर दिया तो फिर वो छाप देगा। निष्प्रमाणकम का मतलब जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें कोई बेस नहीं है, या जिसमें कोई प्रूफ नहीं। तो निष्प्रमाणकम के आगे चलते हैं। असमाप्तार्थम, असमाप्त अर्थ। असमाप्त मतलब जिसमें कोई एंडिंग नहीं है, जिसमें कोई एंडिंग नहीं है। कल को आपने नॉवेल पढ़ने को ले लिया और नॉवेल एकदम बीच में पूरे क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, और उसके ये ज्यादा करके सीरियल्स में करते हैं। देखो सीरियल्स में आपको ऊपर 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 ले जाते हैं, फिर ऐसे जगह पर छोड़ देते हैं ताकि आप अगला सीरियल जरूर से, अगला एपिसोड जरूर से देखो। तो कोई टॉपिक अगर प्री मैच्योरली क्लोज हो गया है तो वो शास्त्र कंप्लीट नहीं होता, या वो असमाप्तार्थ हो जाता है। जैसे अगर कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ में उन्होंने दोष बता दिए, दोष के गुण बता दिए, दोष के कर्म बता दिए, उसके बाद रस बता दिए, उसके बाद द्रव्य बता दिए, लेकिन चिकित्सा या रोग का आइडेंटिफिकेशन बताया ही नहीं, तो इन सब चीजों को जो बताया है वो किस लिए यूज होना है, ये तो टॉपिक प्री मैच्योर रह गया। इस टॉपिक को डिटेल किया ही नहीं। तो इन सब चीजों में असमाप्तार्थ दोष होता है। असमाप्तार्थ दोष मतलब जिसमें टॉपिक को प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया है। अनलाइक अदर टॉपिक्स, a topic is mentioned in the tantra is closed prematurely without attributing all aspects to it like that is done to other topics. Not mentioning the treatment of the disease, it may be asadhya but still, जैसे कोई डिसीज मैंने मेंशन करना चालू किया, मैंने उसके निदान बताए, संप्राप्ति बताई, सब बता दी, लेकिन मैंने चिकित्सा बताई ही नहीं। तो चिकित्सा जो नहीं बताई वो असमाप्तार्थ दोष हो गया उस ग्रंथ का। अब जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, राइट, इसमें से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ही फेमस क्यों हुए? तो उसका कारण ये है कि बाकी के जो ग्रंथ हैं वो जब शुरुआत हुई थी तब तो पूरे थे, लेकिन बाद में उनके पार्ट्स जो हैं वो लुप्त होते गए, इन्वेजन की वजह से, या कोई भूल जाने की वजह से, या बुक जला देने की वजह से उनके पार्ट्स लुप्त होते गए। उनके पार्ट्स आयुर्वेद इतिहास में पढ़ेंगे आप,
इन्वेजन्स की वजह से आयुर्वेद लुप्त होता गया। जब लुप्त होता गया तो वो ग्रंथ आधा अधूरा छूट गया। जब आधा अधूरा छूट गया तो वो ग्रंथ आउट ऑफ सिलेबस चला गया, क्योंकि जो आधा है उसको पढ़ के क्या फायदा। तो असमाप्तार्थ जो है वो प्रीमेच्योरली क्लोज टॉपिक और हाफ हार्टेडली क्लोज्ड टॉपिक, इसमें असमाप्तार्थ दोष आता है। अब असमाप्तार्थ के बाद अनर्थकम दोष। अनर्थक मतलब मीनिंगलेस। मीनिंगलेस किसी भी सेंटेंस को हम तब पढ़ते हैं जब उससे हम कोई मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। अगर हम उससे मीनिंग डिराइव नहीं कर सकते तो उसको हम बड़बड़ कहते हैं, सेंटेंस नहीं कहते। हम उसको बड़बड़ कहते हैं। क्या बड़बड़ कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। जैसे आप बहुत सारे लेक्चरर्स को मन ही मन में बोलते होगे कि सर ये बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दैट इज बिकॉज ही इज यूजिंग सेंटेंसेस which have unmeaningful words और unrelated words, जिससे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता और उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो फ्रेमिंग ऑफ अ मीनिंगलेस सेंटेंस with meaningful words, the word have meaning but the sentence as a whole doesn't have any meaning. The words are perfectly well known, have a defined meaning, बट वेन यूज्ड इन कंजंक्शन, जब एक साथ सभी वर्ड्स को लाइन में रखा जाए तो दे हैव नो मीनिंग एट ऑल। जैसे अगर मैंने कोई लाइन बताई, चक्र तक्र नक्र शुक्र और वक्र, तो चक्र का मीनिंग है, तक्र का मीनिंग है, नक्र मतलब क्रोकोडाइल उसका मीनिंग है, शुक्र मतलब सीमेन उसका मीनिंग है, वक्र मतलब टेढ़ा उसका मीनिंग है। लेकिन इन सबको एक लाइन में जब रख के बोलता हूं तो इस पूरे लाइन का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो अनर्थकम मतलब जिसमें कोई मीनिंग नहीं निकलता। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने जैसी है कि संस्कृत ये जो लैंग्वेज है, अगर आपको संस्कृत के हर वर्ड मतलब सभी वर्ड आते हैं तो संस्कृत विभक्तियों पे चलती है। संस्कृत का ग्रामर जो है वो विभक्तियों पे चलता है। तो